हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 28 के बारे में, जो कि होगा डीसी वर्सेस केकेआर। बिल्कुल दोनों ही टीम, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी इस सीज़न के 5 मैचेस लगातार हारती हुई आ रही है। तो इस मैच में क्या देखने के लिए परफॉर्मेंस रहता है, इस पर बात करने वाले हैं। और साथ ही अगर केकेआर की बात करूँ तो केकेआर 4 पॉइंट्स के साथ चल रही है 7वें नंबर पर पॉइंट्स टेबल में, यानी कि पिछले 2 मैचेस से भी ना परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। क्या क्या टीम आज अपने प्लेइंग 11 में केकेआर चेंजेस कर सकती है, इस बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये जो मैच है वो खेला जाएगा 20 अप्रैल 7:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। और इस लाइव में, इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ। दिल्ली कैपिटल्स में और कोलकाता नाइट राइडर्स में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स, लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन, और साथ ही हम जानेंगे 100% विनिंग प्रेडिक्शन आज के मैच में क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर मैं दोनों ही टीम्स की बात करूं, दिल्ली कैपिटल और केकेआर, तो सबसे पहले अगर केकेआर की बात करूं तो केकेआर अपना रीसेंट मैच जो है वो मुंबई इंडियंस के साथ खेल कर आ रही है, जिसमें जो ओपनर्स होते हैं वो फिर से कुछ नहीं कर पाते हैं। जगदीशन जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो वेंकटेश अय्यर आते हैं तो 15 ओवर तक वेंकटेश अय्यर उस मैच को संभालते हैं। लेकिन एक प्लेयर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कर देगा, जब आप आधा मैच वेंकटेश अय्यर ने खेल लिया और काफ़ी अच्छा स्कोर पहुंचा दिया था 15 ओवर में। 15 ओवर में अकेलौते वेंकटेश अय्यर थे जिन्होंने 9 छक्के और 5 चौके लगाए थे। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका 15 ओवर तक देखने के लिए रहा। लेकिन जब 15 ओवर के बाद जब वो चले गए तो उसके बाद रिंकू और एंड्रे रसल से भी कुछ खास परफॉर्मेंस इतना देखने के लिए नज़र नहीं आया, और कोलकाता नाइट राइडर वो मैच मुंबई इंडियंस से हार गई थी। वहीं दूसरी तरफ है आज के इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स लगातार 5 मैचेस हारती हुई आ रही है। इकलौते डेविड वार्नर हैं जिनके भरोसे जो टीम है वो स्कोर बना देती है, टीम मैचेस खेल लेती है। और लास्ट मैच में वो भी अंडर प्रेशर में, उनका भी बल्ला जो था वो नहीं चला, और डेविड वार्नर लास्ट मैच में आउट हो गए थे 19 रन बना के पावर प्ले में ही। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा झटका दिल्ली कैपिटल्स को लग गया था। अब अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की बात करूं तो दिल्ली कैपिटल्स का जो लास्ट मैच था वो आरसीबी के साथ हुआ था। यानी कि आप एक तो टॉस जीतते हो, ठीक है, दूसरा आप चिन्नास्वामी स्टेडियम पे चेस करते हुए हार जाते हो, तीसरा आप आरसीबी के सामने हार जाते हो। तो दिल्ली कैपिटल्स की एक जो अभी कंडीशन चल रही है ना, वो बहुत ही बुरी चल रही है, क्योंकि वहाँ पर डेविड वार्नर पर पूरी टीम डिपेंड है। और लास्ट मैच में वो भी आउट हो गए, तो आप देख ही सकते हो किस तरीके से बाकी के प्लेयर्स भी कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन उस मैच में कर नहीं पाए, और दिल्ली कैपिटल्स लगातार अपना 5वां मैच भी आरसीबी से हार गई थी। तो यहाँ पर दोनों ही टीम्स का बहुत बुरा हाल चल रहा है, कह सकते हो आप, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स तो एक भी मैच नहीं जीती है। भले ही कोलकाता नाइट राइडर इस सीजन में 2 मैचेस जीत भी गई हो, लेकिन उनके जो ओपनर्स हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गुरबाज, जगदीशन ओपनिंग कर रहे हैं पिछले 2 मैचेस से, जिनसे भी परफॉर्मेंस जो है वो सामने नहीं आ रहा है। तो अब टीम केकेआर जो है वो क्या चेंजेस करती है, क्या नए प्लेयर्स लाती है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्या नई प्लेइंग 11 के साथ केकेआर इस मैच में उतरने वाली है। तो चलिए, उससे पहले टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ते हो तो आपको सबसे पहले लॉस कवर की गारंटी होती है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ लाइव जुड़ते हैं और बहुत सारी डिटेल्स बताते हैं, साथ ही लाइव एंट्रीज भी दी जाती हैं। तो उसके लिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और बाकी लाइव गाइडेंस, मार्केट लोड की इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको लाइव में बताई जाती है। तो आगे बात कर लेते हैं इस मैच की। दिल्ली वर्सेस केकेआर का ये जो मैच है वो खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, यानी कि दिल्ली का होम ग्राउंड। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली अपने घर में खेलती है तो डेफिनेटली हार जीतती ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली अपने ग्राउंड पर खेलती भी है, जीतती भी है और हारती भी है, यानी कि अपने ग्राउंड पर बहुत अच्छा स्टैट्स दिल्ली का नहीं रहा है। बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, बाउंस भी मिलता है, और साथ ही आज का मैच जो है ना वो यहाँ पे मीडियम स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। पावर प्ले स्कोर में आपको 50 से 55 के स्कोर्स मिलेंगे देखने के लिए। बाउंड्री लेंथ है यहाँ पर 63 to 70 मीटर्स की, यानी कि बाउंड्रीज़ भी ना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मीडियम साइज़ की बाउंड्रीज़ हैं। तो आपको बाउंड्रीज़ भी यहाँ पर
थोड़ी बहुत लगती हुई दिख जाएंगी। आगे चलते हैं पेसर्स और स्पिनर्स की बात करेंगे। तो अगर मैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की बात करूं तो पिछले 10 मैच में पेसर्स ने निकाले हैं 60% विकेट्स और वहीं स्पिनर्स ने निकाले हैं 40% विकेट्स। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस पिच पर दोनों ही इफेक्टिव रहते हैं। पेसर्स भी विकेट्स निकालते हैं, स्पिनर्स भी विकेट्स निकालते हैं, पर पेसर्स थोड़े से ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। तो अपनी टीम में दोनों को पिक कर लेना, बट कौन से स्पिनर कौन से पेसर सेफ रहने वाले हैं इस पर हम बात करेंगे। तो मैं बताऊंगी आपको कि आप अपनी टीम में कौन से पेसर्स और स्पिनर्स ऐसे हैं जिनके साथ आप सेफली जा सकते हो विदाउट एनी रिस्क। आगे चलते हैं और दोनों ही टीम्स के रीसेंट मैचेस जानते हैं। तो अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की रीसेंट मैचेस की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सीजन में 5 मैचेस खेल चुकी है, 5 मैचेस लगातार हारती हुई आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर डीसी का आरसीबी के साथ होता है लास्ट मैच, जिसमें आरसीबी 174 का टारगेट देती है और दिल्ली कैपिटल्स 151 पर ही रुक जाती है और ये मैच दिल्ली कैपिटल्स 23 रन से हार गई थी। उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स का मुंबई इंडियंस के साथ होता है। दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग करती है, 172 का टारगेट देती है और मुंबई इंडियंस उसको चेस कर लेती है। उससे पहले राजस्थान रॉयल के साथ होता है, राजस्थान रॉयल 199 का टारगेट देती है और दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पे 142 पर रुक जाती है। अब आप यहां पर देखो कि दिल्ली कैपिटल्स जो है यहाँ पर ना तो रन्स भी काफ़ी अच्छे नहीं बना पा रही है, बैटिंग फर्स्ट करके चेज भी नहीं कर पा रही है। और आप अगर आप बॉलिंग भी देखोगे ना तो बॉलिंग भी यहाँ पर आप देखो कुछ खास नहीं है। आरसीबी के 6 विकेट निकाल पाते हैं, मुंबई इंडियंस के सिर्फ 4 विकेट निकाल पाते हैं और वहीं पर राजस्थान रॉयल के भी 4 विकेट। तो बॉलिंग से भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स का। और बैटिंग लाइनअप तो हम सभी जानते हैं कि डेविड वार्नर के अलावा कोई और ज़्यादा अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है। तो दिल्ली कैपिटल्स की ये रीसेंट फॉर्म हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे केकेआर के रीसेंट मैचेस की। तो अगर मैं केकेआर की बात करूँ तो पिछले 3 मैचेस में से 2 मैच हारी है और लास्ट जो थर्ड मैच था जीटी के साथ वो जीती थी। लास्ट मैच केकेआर का मुंबई इंडियंस के साथ हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया कि अकेले वेंकटेश अय्यर ने पूरी मैच की कमांड संभाली थी, जिसमें 104 का स्कोर बना दिया था उन्होंने 15 ओवर तक। तो अगर मैं केकेआर की बात करूँ तो केकेआर का लास्ट मैच मुंबई इंडियंस, केकेआर पहले बैटिंग करती है, 185 का टारगेट देती है जिसको मुंबई इंडियंस चेस कर देती है। तो यहाँ पर केकेआर जो है वो 5 विकेट से मैच को हार गई थी। उससे पहले मैच की अगर मैं बात करूं तो केकेआर का सनराइजर हैदराबाद के साथ हुआ था, जिसमें सनराइजर हैदराबाद पहले बैटिंग करती है, 228 का टारगेट देती है और केकेआर इसको चेज नहीं कर पाती। केकेआर 23 रन से ईडन गार्डन में ये मैच हार जाती है। उससे पहले गुजरात टाइटंस के साथ होता है, इसमें केकेआर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। गुजरात टाइटंस 204 का टारगेट देती है, केकेआर यहाँ पे 207 चेस कर देती है 204 का टारगेट और केकेआर ये मैच 3 विकेट से जीत जाती है। तो यहाँ पर केकेआर के पिछले 2 मैचेस की अगर आप सिचुएशन देखोगे तो अभी तक ओपनर्स जो हैं वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो टीम है वहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि पिछला जो मैच हुआ था सनराइजर हैदराबाद के साथ जो केकेआर का, उसी में उनको समझ जाना चाहिए था कि टीम को अब ओपनर्स को लेके चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। बट स्टिल वहाँ पर भी चेंजेस नहीं हुए। बट अब मुझे लगता है कि यहाँ पर केकेआर जो है वो डेफिनेटली चेंजेस के साथ जाना चाहेगी, क्योंकि गुरबाज कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहे हैं एज अ ओपनर और ना ही जगदीशन से भी कुछ खास परफॉर्मेंस आ रहा है। अब क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्लेइंग 11 में जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों ही टीम्स का वेन्यू पर क्या स्टार्ट रहा है। तो अगर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि दिल्ली कैपिटल्स अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है अपने ग्राउंड पर। अगर पिछले 10 मैचेस की बात करूं तो 10 में से 4 मैच जीती है और 6 हारी है दिल्ली कैपिटल्स। उससे अच्छा रिकॉर्ड तो केकेआर का है अरुण जेटली स्टेडियम में, 10 में से 50% मैचेस जीते हैं, यानी कि 10 में से 5 मैचेस जीते हैं, 5 हारे हैं। एवरेज स्कोर दिल्ली कैपिटल्स का अरुण जेटली स्टेडियम पे रहता है 157 और यहाँ पे केकेआर का रहता है 156। हाईएस्ट स्कोर 187 दिल्ली कैपिटल्स और 185 जो है वो यहाँ पे रहा है केकेआर का। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि एवरेज स्कोर हाईएस्ट स्कोर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ना ही मैच विनिंग में ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि आपको एक बराबरी का मुकाबला देखने के लिए डेफिनेटली मिल सकता है। और अगर यहाँ पे हेड टू हेड की बात करूँ तो पिछली साल इन दोनों की टीम्स के बीच में 2 हेड टू हेड मैचेस हुए थे, जिसमें दोनों ही मैचेस दिल्ली कैपिटल्स ने जीते थे। तो अब वापस कौन करता है यहाँ पे, दिल्ली कैपिटल्स फिर से केकेआर के सामने अपनी जीत बरकरार रखेगी या फिर जो ये रिकॉर्ड
नॉट पिछले साल 2 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स जीती थी, वो केकेआर यहाँ पर इस सीज़न में मैच जीत जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर। बाकी अब हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। तो अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ तो कोलकाता नाइट राइडर की आपको प्लेइंग 11 गुरबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज, नारायण जगदीशन, वेंकटेश अय्यर, नितिश राणा, रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, लॉकी फर्ग्यूसन और यहाँ पे आपको वरुण चक्रवर्ती। अब यहाँ पर टीम जो है वो क्या चेंजेस कर सकती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ओपनर से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, ना ही गुरबाज चल रहे हैं ना ही जगदीशन चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर जेसन रॉय को ओपनिंग में भेजा जा सकता है गुरबाज की जगह, और साथ ही यहाँ पे आपको लिटन दास भी ओपनिंग करते हुए आ सकते हैं नज़र। या तो दोनों करेंगे या फिर आपको जेसन रॉय के साथ नारायण जगदीशन ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। इसमें से कोई एक चेंजेस हो जाएगा। वहीं लॉकी फर्ग्यूसन अब तक इनको थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि लॉकी फर्ग्यूसन को भी लेकर चेंजेस इस बार हमें केकेआर में देखने के लिए मिले। और अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ ना, तो यहाँ पर उमेश यादव भी केकेआर के काफ़ी महंगे गेंदबाज साबित हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उमेश यादव की जगह टीम इस बार वैभव अरोड़ा को मौका दे सकती है। वैभव अरोड़ा, या फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर सेफली अगर टीम को जाना है तो डेविड वीजर ज़्यादा ऑप्शन सेफ रहेगा, क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं, बैटिंग से भी आपको करके देंगे, बॉलिंग से भी करके देंगे। तो यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर 1-2 चेंजेस आपको कोलकाता नाइट राइडर्स में देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ये आपको तभी पता चलेगा जब टॉस होगा। टॉस के बाद फाइनल प्लेइंग 11 आएगी, उसके बाद ही अपडेट्स हमें पता चलेंगे। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं केकेआर की बात करूँ तो केकेआर में ओपनर्स की बात कर लेते हैं। गुरबाज, तो गुरबाज जो है पिछले 3-4 मैचेस से कुछ खास ओपनिंग नहीं रही है, और पिछले 2 मैचेस से तो फ्लॉप ही रहे हैं। मतलब जिस तरीके से केकेआर की ताबड़तोड़ ओपनिंग होनी चाहिए वहाँ पर वो नज़र नहीं आ रही है। तो केकेआर के जो ओपनर्स हैं वो डेफिनेटली लैक कर रहे हैं। बाकी बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की नारायण जगदीशन की, अगर मैं बात करूँ तो नारायण जगदीशन भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। इनको 3 मैचेस में मौका दिया गया है, जिसमें से 2 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं, 1 मैच में चल गए थे जिसमें एवरेज रन्स इन्होंने बनाकर दे दिए थे। तो कहीं ना कहीं नारायण जगदीशन भी उस फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, इसलिए अब यहाँ पर हो सकता है कि कल के मैच में आपको जेसन रॉय जगदीशन के साथ नज़र आ सकते हैं। वहीं पर अब हम बात करेंगे वेंकटेश अय्यर की। तो वेंकटेश अय्यर ही लास्ट मैच जो मुंबई इंडियंस के साथ हुआ उसको एक तरफा संभाला था, उन्होंने 104 रन भी बनाए थे। उसके बाद भी केकेआर मैच हार गई थी, क्योंकि उतना और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी ने नहीं किया था जब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिंकू सिंह ने थोड़े बहुत रन्स बनाए थे और एंड्रे रसल ने थोड़े बहुत रन्स बनाए थे। वेंकटेश अय्यर की बात करूं तो वेंकटेश अय्यर को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर भी यूज़ कर रही है टीम, और अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हैं वेंकटेश अय्यर। आगे बात कर लेते हैं नीतीश राणा की। तो अगर मैं नीतीश राणा की बात करूं तो पिछले 4 मैचेस में आप देखोगे, पिछले 4 मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। लास्ट मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में नहीं चल पाए थे, और पिछले 2 मैचेस में काफ़ी अच्छा स्कोर इन्होंने बनाकर दिया है 70+। शुरू के जो मैचेस खेल रहे थे उसमें भी नीतीश राणा उस टाइम पे फॉर्म में नहीं आए थे, तो 1-2 मैचेस में नहीं चले थे, बट अब बीच में फॉर्म में आ गए हैं। तो अभी भी अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे स्कोर बनाकर दे रहे हैं। आगे रिंकू सिंह तो हम सभी जानते हैं, रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो चुका है। पंजाब किंग के बाद जो मैच खेला था उन्होंने RCB के साथ, तो उसमें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला था, 40+ रन बना दिए थे। उसके बाद तो कंसिस्टेंट है ही पिछले 3 मैचेस से, लेकिन लास्ट मैच में भी ज़्यादा बॉलें इन्हें मिली नहीं, 18 रन बनाए थे इन्होंने उसमें भी मुंबई इंडियंस के सामने। तो अच्छी पारी खेल रहे हैं और अच्छे रन बनाकर दे रहे हैं। बाकी एंड्रे रसल की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं एंड्रे रसल की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट मैच में एंड्रे रसल ने थोड़े बहुत रन्स बना दिए थे, 11 बॉल ही मिली थी खेलने के लिए, तो कुछ खास बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो आया नहीं था वहाँ पर। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, और अगर बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग का भी उनको इतना ज़्यादा मौका दिया नहीं जाता। लास्ट मैच जो हुआ था ना उसमें तो मौका नहीं दिया गया था, 1 आध ओवर ही उनसे डलवाए गए थे, लेकिन उससे पहले सनराइज़र हैदराबाद के अगेंस्ट में इन्होंने 3 विकेट निकाल ली थी। तो यहाँ पर यह है कि किसी एक में बैटिंग से या बॉलिंग में आपको करके दे देते हैं। तो एंड्रे रसल यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट एवरेज रन्स, एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए दिखने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे सुनील नारायण की। तो अगर मैं सुनील नारायण की बात करूँ तो
बैटिंग से तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं 3-4 मैचेस से, और बॉलिंग में भी ना जीटी के अगेंस्ट निकाल लिए थे 3 विकेट। उसके बाद से सनराइज़र हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बाद जो मैचेस हुए हैं उसमें कुछ खास साबित नहीं हुए हैं, विकेट्स भी नहीं मिले और साथ ही रन्स भी ना थोड़े से ज़्यादा दे दिए थे। शार्दुल ठाकुर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं शार्दुल ठाकुर की बात करूँ तो यहाँ पर पिछले 4-5 मैचेस में, लास्ट मैच में तो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट विकेट निकाल लिया था, उससे पहले 2 मैचेस में विकेट्स नहीं आ रहे थे और उससे पहले भी नहीं चल पा रहे थे। तो जिस तरीके का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विकेट जो है ना वो नहीं आ पा रहे हैं, रन सामने वाली टीम को तो कम ही देते हैं। तो ओवरऑल तो अच्छा परफॉर्मेंस है, आप चाहो तो जा सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उमेश यादव के साथ, तो उमेश यादव जो है वो यहाँ पर टीम जो है उनको लेकर चेंजेस कर सकती है, क्योंकि विकेट्स तो इनसे भी नहीं निकले हैं 5-6 मैचेस में और कुछ अच्छे साबित भी नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि टीम जो है वो उमेश यादव की जगह, हो सकता है ये कोई फाइनल चेंज नहीं है कि उमेश यादव का रिप्लेसमेंट किया ही जाएगा, वैभव अरोड़ा या फिर किसी और को भी खिला सकती है। बाकी लॉकी फर्ग्यूसन का भी सुनने में आ रहा है कि लॉकी फर्ग्यूसन को लेकर चेंजेस कर सकती है यहाँ पर। बाकी के चेंजेस जो भी होते हैं वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन से भी ना विकेट नहीं निकल रहे हैं। 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, उसमें लास्ट मैच में मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 1 विकेट निकला था, लेकिन उससे पहले जो 2 मैचेस हैं ना उसमें थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, क्योंकि रन्स भी काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं और विकेट्स भी नहीं निकाल पा रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती की। तो अगर मैं वरुण चक्रवर्ती की बात करूँ तो पिछले 2 मैचेस से सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट भी विकेट निकाला था, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट भी विकेट निकाला था, और उससे पहले ना आरसीबी के अगेंस्ट भी, मतलब काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अगर इन केस किसी मैच में विकेट नहीं भी निकाल रहे हैं ना तो इनको सामने वाली टीम को रन्स भी कम देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एटलीस्ट अगर आपने विकेट नहीं निकाले हैं तो आप इतने ज़्यादा सामने वाली टीम को रन्स भी मत दो, है ना। तो वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर कंसिस्टेंट चल रहे हैं और आप अपनी टीम में जो है उनको एज अ सेफ पिक रख सकते हो। बाकी उनसे ज़्यादा सेफ कौन से रहने वाले हैं इस पर भी हम बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। ये तो हो चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11, मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, जैसा कि अगर जैसन रॉय आते हैं तो आपको उनसे एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकता है, जो कि गुरबाज और जगदीशन, वहाँ पर ओपनर्स जो हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के वो लैक कर रहे हैं जिस परफॉर्मेंस का। वेंकटेश अय्यर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, नीतीश राणा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वहीं ऑलराउंडर में सुनील नारायण को आप रख सकते हो। और बाकी बॉलर्स की बात करूं तो अगर बॉलर्स में चेंज नहीं करती है तो उमेश यादव, लॉकी फर्ग्यूसन में से आप किसी एक बॉलर को ले सकते हो, इफ़ आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है तो। आगे चलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। तो दिल्ली कैपिटल्स की अगर मैं बात करूँ तो डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, मनीष पांडे, यशदुल, अभिषेक पोरल, अक्षर पटेल, ललित यादव, एंड्रिस नॉर्जे, मुस्तफिजुर रहमान और कुलदीप यादव यहाँ पर आपको नजर आने वाली है। ये दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। डेविड वार्नर पिछले मैचेस से काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट चल रहे थे, बस लास्ट मैच में काफ़ी प्रेशर में आकर जल्दी आउट हो गए थे पावर प्ले में ही। तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट बैट्समैन है, और जब प्रेशर में खेलता है ना बैट्समैन तो डेफिनेटली वहाँ पे आप समझ सकते हो कि क्या, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पर प्रेशर झेलना और उस मैच को आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अलावा जो बैटिंग लाइनअप है वो और कोई भी नहीं है दिल्ली कैपिटल्स में संभालने वाला। तो लास्ट मैच में वही प्रेशर उनके दिखा परफॉर्मेंस पर भी, और वो पावर प्ले में ही आउट होते हुए दिखे थे। उससे पहले कंसिस्टेंट चल रहे थे, तो एज अ बैट्समैन आप अपनी टीम में ले सकते हो। डेविड वार्नर को सेफ पिक रहने वाले हैं। आगे बात करेंगे पृथ्वी शॉ की। तो पृथ्वी शॉ का भी परफॉर्मेंस कुछ साथ में आया नहीं है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि टीम पृथ्वी शॉ को लेकर चेंजेस कर सकती है, क्योंकि आप एक प्लेयर को कितना मौका दोगे जब आप 5 मैचेस खेल चुके हो और उसमें आप बिल्कुल ही फ्लॉप चल रहे हो, कब चलोगे फिर आप, है ना। तो दिल्ली कैपिटल्स के जो प्लेयर्स हैं वो नो डाउट अच्छे प्लेयर्स हैं, मिचेल मार्श हो गए, मनीष पांडे हो गए, बट वो फॉर्म में अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो रन्स बना रहे हैं वो यहाँ पर आप देखोगे तो डेविड वार्नर, मनीष पांडे कभी बना लेते हैं, और कभी अक्षर पटेल तो फिर भी कंसिस्टेंट हैं। लेकिन जब अक्षर पटेल तक मैच पहुँचता है, तो जब कोई बैट्समैन 6 या 7वें नंबर पर आ रहा है तो वहाँ पे आपका मैच जो है ना वो वहाँ से निकल चुका होता है हाथ से, तो बहुत मुश्किल होता है। और जब एंड मोमेंट पे अक्षर पटेल के पास मैच पहुँचता है तो इतना ज़्यादा नहीं संभलता वो मैच। वहीं पर आगे बात करूँ अगर मैं मिचेल मार्श की, तो मिचेल मार्श की अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पर बैटिंग
बैटिंग से तो कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है इनका। 3 मैचेस में इनको मौका दिया गया है, बॉलिंग से विकेट्स निकल जाते हैं इनसे। 2 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग कराई है जिसमें 2 विकेट 1 विकेट निकल गया था, साथ ही रन्स भी ना कम देते हैं सामने वाली टीम को, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से कर ही रहे हैं। वही मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर डेविड वार्नर के अलावा फिर डायरेक्ट आपको 6ठे और 7वें नंबर का प्लेयर आपको रन्स बनाकर दे रहा है, उसके बीच में कोई भी आपका मिडिल ऑर्डर चल ही नहीं रहा, तो वहाँ पर आप कैसे उस मैच को जीत सकते हो। तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स अभी थोड़ा सा लैग कर रही है, प्लेयर्स की फॉर्म यहाँ पर अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। आगे बात करेंगे यहाँ पर मनीष पांडे की। तो अगर मैं मनीष पांडे की बात करूँ तो मनीष पांडे ने लास्ट मैच में तो काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, हाफ सेंचुरी लगाई थी, उससे पहले भी नहीं चल रहे थे वो भी, और 3 मैचेस में मौका मिला है। तो यहाँ पे ये है कि मनीष पांडे थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं, थोड़ा बहुत वो भी, और किसी मैच में आउट हो गए जल्दी तो वो भी इनसे हाथ से चला गया। आगे बात करेंगे यहाँ पे यश दुल की। यश दुल की अगर मैं बात करूँ तो 2 मैचेस में मौका दिया गया और उसमें कुछ खास नहीं कर पाए। मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन कर क्या रहे हैं, क्योंकि 2-3 बॉल्स खेलकर ही मिडिल ऑर्डर इनका बिल्कुल बेकार हो जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे इनके मिडिल ऑर्डर। तो जो भी प्रेशर है वो यहाँ पे डेविड वार्नर और अक्षर पटेल ही संभाल रहे हैं। अभिषेक पोरेल की बात करेंगे तो अभिषेक पोरेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इनका वही सेम हाल चल रहा है। 3-4 मैचेस में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, शुरुआती कुछ बॉल्स खेलते हैं और उसके बाद आउट हो जाते हैं, तो ये कुछ भी रन्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मिडिल ऑर्डर से नहीं आ पा रहा है। वहीं पर अब ऑलराउंडर अक्षर पटेल की बात कर लेते हैं। तो अक्षर पटेल बैटिंग से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, 2 मैचेस में अच्छे रन्स बनाए थे। उससे पहले जो आरआर के अगेंस्ट हुआ था उसमें नहीं चले थे, बट उससे पहले भी अच्छे रन्स बना रहे थे LSG हो गई या GT के अगेंस्ट में। तो वही मैंने आपको बताया कि अक्षर पटेल कंसिस्टेंट है, बट 2 प्लेयर से आप मैच नहीं जीत सकते हो जब आपके पास सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हो बैटिंग लाइनअप को संभालने के लिए। आगे बात करते हैं ललित यादव की। तो ललित यादव भी यहाँ पर ऑलराउंडर हैं जो कि कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, ना तो बैटिंग से और ना ही बॉलिंग से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेफिनेटली टीम को चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की बॉलर्स की। तो एंड्रिस नॉर्जे की बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं यहाँ पर, और अगर इनकी बात की जाए ना, ये तो फिर भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए विकेट्स निकालते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप इनके साथ एज अ सेफ पिक जा सकते हो। मुस्तफिजुर रहमान की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे ओवरसीज बॉलर हैं, तो यहाँ पर भी आप परफॉर्मेंस दे सकते हो। राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, कुलदीप यादव हैं जो कि काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं बॉलिंग अटैक को। बट आप देखो कि अगर बैटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स डेफिनेटली लैक कर रही है। आगे चलते हैं और यहाँ पर जानते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली कैपिटल्स में अगर इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स की बात की जाए तो डेविड वार्नर, अक्षर पटेल आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। वहीं एंड्रिस नॉर्जे, कुलदीप यादव, ये 2 बॉलर्स आप अपनी टीम के लिए साइड में रख सकते हो। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या रहने वाली है DC वर्सेस KKR की ड्रीम 11। तो विकेट कीपर में मैंने गुरबाज को लिया है, और इन केस अगर टीम कोई चेंजेस करती है, क्योंकि मोस्टली हो सकता है ऐसा कि गुरबाज का यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया जाए जेसन रॉय के साथ, तो फिर वो आपको फाइनल ड्रीम 11 भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो गुरबाज को मैंने लिया है एज अ विकेट कीपर। बैट्समैन की बात करूँ तो रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, डेविड वार्नर और मनीष पांडे। मनीष पांडे अच्छे बैट्समैन है और लास्ट मैच में उनकी फॉर्म भी सामने आई थी। डेविड वार्नर कंसिस्टेंट चल रहे हैं, लास्ट मैच में एवरेज रन्स बनाकर आउट हुए थे प्रेशर में, कैप्टन बनाया है। साथ ही मैंने डेविड वार्नर को, वेंकटेश अय्यर को लिया है और रिंकू सिंह को लिया है। बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। तो मैंने ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण और अक्षर पटेल को लिया है, दोनों को आप अपनी टीम में ले सकते हो, और साथ ही मैंने सुनील नारायण को बनाया वाइस कैप्टन। बॉलर्स की बात करूँ तो कुलदीप यादव, एंड्रिस नॉर्जे, उमेश यादव और लॉकी फर्ग्यूसन को मैंने लिया है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉकी फर्ग्यूसन को लेकर जैसे कि अभी जिस तरीके से परफॉर्मेंस आनी चाहिए लॉकी फर्ग्यूसन से, थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं KKR के लिए। बट यहाँ पर अगर टीम कोई भी लॉकी फर्ग्यूसन को लेकर चेंजेस करती है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ज़रूर, ठीक है। तो उमेश यादव, लॉकी फर्ग्यूसन को मैंने लिया है, और दिल्ली कैपिटल से कुलदीप यादव और एंड्रिस नॉर्जे को लिया है। सेफ पिक रहेंगे। इफ़ लॉकी फर्ग्यूसन को लेकर कोई भी चेंजेस होते हैं, डेविड विजे या वैभव अरोरा देखते हैं, तो वहाँ पर आपका हम रिप्लेसमेंट यहाँ पर प्लेयर्स को कर देंगे, और अपडेटेड ड्रीम 11 आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब इस मैच में बात कर लेते हैं कि
इस मैच को कौन जीत सकता है। तो इस मैच की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के अपर हैंड है इस मैच में, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स जो ओपनर्स में लैक कर रही है वो यहाँ पर हो सकता है कि टीम जो है वो रिप्लेसमेंट कर दे, यहाँ पर चेंजेस कर ले, तो वहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली कैपिटल्स की जो बैटिंग लाइनअप है ना वो डेविड वार्नर, मनीष पांडे और अक्षर पटेल पर ही डिपेंडेंट है, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स में नहीं है। यहाँ पर बैट्समैन अच्छे हैं, भले ही ओपनर्स के साथ इतना अच्छा नहीं है कोलकाता नाइट राइडर्स, बट मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छे एंड्रे रसल, रिंकू सिंह, इन सबको पता है कि रन्स कैसे बनाने हैं, कैसे मैच को संभालना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स का जो पड़ रहा है वो भारी नज़र आ रहा है। बाकी प्रेडिक्शन हमारा कितना एक्यूरेट है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ लाइव में जुड़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और कैश करले के साथ जुड़कर ऐसे ही बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करते रहिए।